अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ोहैब एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जी बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 13 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका टाइटल है ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ के बारे में आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओहम एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस लॉ को रिप्रेजेंट किया, जिसकी बुनियाद पर इसको ओहम्स लॉ कह दिया गया। अब ओहम लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट में पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, जरा गौर से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर, डेंसिटी एटसेट्रा ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ उसका रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी कि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन ये है कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर या डेंसिटी या उसके और फिजिकल जो भी करैक्टर है वो चेंज ना हो। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज नहीं होती, इन दैट केस आपके पास करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर क्या रहेगा? एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में रहेगा, राइट? इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए, ठीक है जी। इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर है। इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर जिसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में एक कंडक्टर को लेट किया गया है जिसकी रेजिस्टेंस R ली गई है। एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स के क्रॉस जो है वो V है, राइट? तो स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ के मुताबिक आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस वो करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होना चाहिए। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट I। तो यहाँ अगर मैं इक्वालिटी का साइन यूज करता हूँ तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू आई आर। इसमें जो I है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये वैल्यू डिपेंड करेगी कि वो कंडक्टर करंट के रास्ते में कितनी रुकावट पैदा करता है। उस रुकावट की बुनियाद पर ये जो R है उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। अब रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस कोलिजन विद द एटम्स ऑफ द लेटिस, यानी कि लेटिस के एटम्स के साथ जो आपके पास क्या होगी? कोलिजन होगी। उस कोलिजन की वजह से जो रुकावट पैदा होगी करंट के रास्ते में, वो करंट के रास्ते में जो रुकावट है उसको हम नाम देते हैं, जो टेक्निकल टर्म देते हैं वो है रेजिस्टेंस, राइट? रेजिस्टेंस जो है वो नेचर, डायमेंशन और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, राइट? उसके साथ साथ इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो ओहम होगा और इसको सिंबॉलिकली हम इस ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल ओमेगा के लिए इस्तेमाल होता है, तो ओहम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ग्रीक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। जी बेटा, ओहम की डेफिनेशन क्या है? अब अगर मैं इस रिलेशन में से रेजिस्टेंस को सेपरेट करूं तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? V ओवर I अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो V वोल्ट्स में और I को एम्पेयर्स में क्या किया जाता है? कैलकुलेट या उसको मेजर किया जाता है। तो V अगर 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पेयर हो तो हम रेजिस्टेंस को 1 ओहम कह सकते हैं। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो कि कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस दिया जाएगा, 1 एम्पेयर उसमें से करंट पास थ्रू हो तो उस वक्त उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? 1 ओहम होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? A conductor has a resistance of 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। तो आपके पास उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम के बराबर होगी। अब हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस होती हैं। एक ऐसी डिवाइस जो कि ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट को फॉलो करती है और एक ऐसी डिवाइसेस होती है जो ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करती। दोज डिवाइसेस व्हिच ओबेज ओहम्स लॉ आर नोन एज ओहमिक डिवाइसेस एंड दोज डिवाइसेस व्हिच डज नॉट ओबे या and those devices which do not obey Ohm's law are known as non-ohmic devices। तो ohmic devices की definition मैंने यही लिखी हुई है। Those devices which obey Ohm's law are known as ohmic devices। It gives straight line when graph is plotted between current passing through it and the potential difference across its ends। क्योंकि आपको पता है करंट और पोटेंशियल आपस में Ohm's law के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, तो वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन शो करता है, राइट? अगर कोई नॉन ओहमिक डिवाइस है तो उसमें करंट और पोटेंशियल आपस में डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होंगे, ठीक है? और वो उस वजह से
ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, ऐसी डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगी, उनको नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास फिलामेंट बल्ब है, यानी कि वो येलो लाइट वाला बल्ब जिसके अंदर स्प्रिंग नुमा एक फिलामेंट लगा होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है, वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता। और ये फिलामेंट बल्ब का ग्राफ है जिसके अंदर वी और आई आपस में एक हद तक तो डायरेक्ट रिलेशन में है, लेकिन एक खास लिमिट के बाद वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली जो रूटीन है उसको फॉलो नहीं करते। तो ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि ग्राफ को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ग्राफ यहां से आके कर्व हो गया। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होगी और रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्ट रिलेशन में नहीं रहे, और एक हद तक ये ओहमिक करैक्टर शो कर रहा है और एक खास हद के बाद वो नॉन ओहमिक करैक्टर शो कर रहा है। कौन? फिलामेंट बल्ब, जब उसमें से करंट पास होगा। सेमीकंडक्टर डायोड, ये आप चैप्टर नंबर 18 में डिटेल में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर डायोड कुछ इस तरह का वोल्टेज और करंट में ग्राफ शो करते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आपके पास इस तरह की कर्व फॉर्म यहां नजर आ रही है आपको, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि फिलामेंट बल्ब के जो ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसमें आपको वही चीज़ बताई जा रही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक्सप्लेन की कि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। सिमिलरली सेमीकंडक्टर के बारे में भी नीचे बताया गया है कि दोनों की जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिसकी वजह से ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे। ठीक है। इसके बाद आपने मैट्रिक में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे रेजिस्टर्स के। जी, सबसे पहले हम रेजिस्टर के कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। आपको पता है ये पॉइंट टू पॉइंट कॉम्बिनेशन है। यहाँ जो ये तीन रेजिस्टर दिखाए गए हैं ये तीनों सीरीज में, और सीरीज में आपको पता है करंट क्या रहता है? सेम रहता है। सेम करंट गुजरेगा R1 में से, R2 में से, R3 में से, और वो करंट डिपेंड करेगा इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। और सीरीज के केस के अंदर आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड करके R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आपको पता है कि सारे रेजिस्टर सेम 2 पॉइंट्स के दरमियान आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ R1 R2 R3 तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो अगर करंट डिवाइड हो जाता है तो करंट के डिवाइड होने की बुनियाद पर हमने यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था 10th क्लास के अंदर, जो क्या निकला था? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। अगर 3 से ज्यादा रेजिस्टर होते तो आपके पास ये चेंज चलती रहती। तो आपके पास ये पैरेलल केस के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।